ओके, सो अभी हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रिप्टिव वाले इसमें क्या प्रोबेबल आंसर हो सकता है। पहला कुछ 10 मार्क वाला क्वेश्चन है, एसएसपी दे आर रजिस्टर्ड इन गांधीनगर गुजरात। उसके बाद उसमें सारे आउटवर्ड ट्रांजैक्शन में सबसे पहला वाला कुछ गुड सप्लाई किया हुआ है कोई भरूच गुजरात के अंदर, लेकिन ये 6 लाख के अमाउंट पे पूरे पे टैक्स नहीं लगेगा। 6 लाख में से 1 लाख एग्जेम्प्ट है और उसके लिए कोई सेपरेट इनवॉइस नहीं बनाया, कोई बात नहीं, लेकिन इनवॉइस के अंदर इट वाज शोन सेपरेटली। तो सिंगल प्राइस नहीं शो किया, अलग-अलग शो किया है। तो ऐसे केस में आप उसको मिक्स सप्लाई नहीं मानोगे, आप इसको अलग-अलग आइटम को टैक्सेबल इंडिपेंडेंट के रेट पे करोगे। 1 लाख रुपीस एग्जेम्प्ट है, उसमें सारे टैक्स मत लगाओ और 5 लाख रुपीस जो गुड्स हैं उसके ऊपर आप कर सकते हो, वो टैक्सेबल है। 5 लाख पे इंटरेस्ट स्टेट लगेगा। उसके बाद वाउचर, ये अमेंडमेंट के ऊपर इन्होंने सवाल पूछा। वाउचर का इस तरीके से रिडीम होगा वगैरह-वगैरह, इश्यू इस डेट पे किया था। लेकिन वो इश्यू और रिडीम होना ये सारे पुराने प्रोविजन हो गए। नया प्रोविजन आता है वाउचर के लिए, बोलता वाउचर इज नॉट अ सप्लाई। वाउचर सप्लाई के इसमें आ ही नहीं सकता है और वाउचर की जो तीनों सप्लाई में प्रोविजन थे वो भी डिलीट कर दिए। तो एज पर अमेंडमेंट वाउचर सप्लाई नहीं होता, चला गया ये। लोकल डिलीवरी सर्विस अगर ईसीओ के थ्रू दिया तो फिर ईसीओ को टैक्स पे करना पड़ेगा 95 में। इसके लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, जीटी वाला एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, जीटी की डेफिनेशन से इसको बाहर कर दिया। और तो और इसको 91 के अंदर, अच्छा वो इंडिपेंडेंट ट्रक ड्राइवर वाला एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा इसको। और एक बार के लिए आप ईसीओ के थ्रू करोगे तो 95 में टैक्स लगेगा, लेकिन भी नहीं लग सकता। 95 के अंदर एक्सेप्शन डाल के बोला हुआ कि अगर सप्लायर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो एसएसपी विल बी लायबल टू पे टैक्स। इन लोगों का लास्ट ईयर का टर्नओवर भी बड़ा ज्यादा सा है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे लिखा हुआ भी है। इनका लास्ट ईयर का टर्नओवर 2.9 करोड़ है, तो ये तो कहीं ज्यादा हो गया। तो ये लोग लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे लास्ट ईयर भी, इस साल भी है, और ये लोग ऑलरेडी रजिस्टर है। तो यही लोग एफसीएम में टैक्स पे कर देंगे 10 लाख 50 पे इंट्रा का। स्टॉक ट्रांसफर किया है विदाउट कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन अगर अपने ही ब्रांच को किया हुआ है जिसके लिए सेपरेट जीएसटी नंबर लिया हुआ है, तो ये डीपी डिस्टिंक्ट पर्सन होगा, और डिस्टिंक्ट पर्सन का जो इंटर ब्रांच ट्रांसफर होता है वो सप्लाई माना जाता है 7(1) के अंदर। तो जो वैल्यूएशन रूल्स के हिसाब से 3.5 लाख है, वही वैल्यू ऑफ सप्लाई मानेंगे और उसके ऊपर इंट्री के टैक्स लगेंगे, क्योंकि ये दोनों अहमदाबाद में, वो भी भरूच गुजरात में ही, अहमदाबाद गुजरात में, तो ये इंट्रा स्टेट हो जाएगा। उसके बाद में प्योर लेबर, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट होता तो हम लोग एग्जामेशन देते, कमर्शियल यूनिट है तो टैक्सेबल हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में, वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो प्रॉपर्टी राजस्थान में है इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो जाएगा। सप्लायर भरूच गुजरात का है, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान, ये इंटरस्टेट होगा। 6 लाख पे आईजीएसटी लगेगा। फीस कुछ सीए विजय जैन को पे किया हुआ है। ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो लीगल सर्विस एडवोकेट देता है तब उसके ऊपर आरसीएम लगता है, तो यहाँ पे आरसीएम लग नहीं सकता। दूसरी बात, सामने वाला रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसने हमको कोई भी यहाँ पे टैक्स इनवॉइस बना के नहीं दिया है। अब आरसीएम में हम टैक्स पे करेंगे नहीं, आरसीएम लग नहीं रहा है। एफसीएम में वो पे करने के लिए वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में 225 के ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ना इसके ऊपर आईटीसी मिलेगा, ना कुछ टैक्स पे करना है, ना कुछ होगा। उसके अलावा लास्ट वापस एक अमेंडमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा कि अगर कमर्शियल क्रेडिट नोट बनाते हैं तो ना इसमें लाइबिलिटी सप्लायर की कम होती है और ना ही रेसिपिएंट को अपना आईटीसी कम करने की जरूरत है। तो 15 लाख रुपए के ऊपर पूरा का पूरा आईटीसी मिल सकता है, क्योंकि इनवॉइस जो बना था वो 15 लाख का बना है, तो आईटीसी पूरे 15 लाख का मिल जाएगा। भले ही 50,000 का क्रेडिट नोट मारा हुआ है, लेकिन क्रेडिट नोट अगर मारते वो कमर्शियल अपना जीएसटी वाला क्रेडिट नोट मारते तो इस पे सप्लाई की लाइबिलिटी कम होती है, रेसिपिएंट की आईटीसी कम होती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होगा, पूरे 15 लाख पे अपने को क्रेडिट मिल जाएगा। उसके अलावा ये वाला प्रोविजन ये बहुत बढ़िया और धांसू प्रोविजन है। यहाँ पे पहली बात तो ये लोग ने बोला कि डायरेक्टर ने पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दी है। अब पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस दी है तो कौन सी सर्विस है वो केस टू केस देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने कुछ रेंटिंग करी हुई है, और रेंटिंग वाला जो किया हुआ है वो कुछ बिल्डिंग है और वो उसको सामने वाले यूज कर रहे हैं फॉर हेड ऑफिस वगैरह खोलने के लिए, तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की तरह मान सकते हैं। और कमर्शियल प्रॉपर्टी का जब रेंटिंग होता है तो उस पे आरसीएम लगने के लिए सप्लायर शुड बी अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट शुड बी रजिस्टर्ड बट नॉट अ कॉर्पोरेशन डीलर। इसको क्लास में जब पढ़ते हैं तो इसको C2B बोलते हैं, C2B, अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। ऐसे ट्रांजेक्शन में आरसीएम लग जाएगा, तो सप्लायर राजन है वो अनरजिस्टर्ड, लेकिन रेसिपिएंट आरसीएम में पे करेगा, दैट इज एसएसपी। और आरसीएम के प्रोविजन के लिए टाइम ऑफ सप्लाई बोलता है डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट इनवॉइस बनाए। तो भाई साहब सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में हम ही लोग को टैक्स पे करना होगा, और हम ही लोग को टैक्स पे करना होगा, लेकिन हम ही लोग इनवॉइस बनाएंगे। यहाँ पे सेल्फ इनवॉइसिंग होता है। सेल्फ इनवॉइसिंग के हिसाब से हमने इनवॉइस तो अब तक बनाया नहीं है, लेकिन पेमेंट दे दिया ना, तो डेट ऑफ पेमेंट तो अक्टूबर के अंदर आ रही है, तो ये वाला जो टैक्स है ये अक्टूबर में आरसी में पे करना पड़ेगा, और इसका आईटीसी भी मिल जाएगा। तो ये इनवर्ड आरसीएम का है, इसमें दो अपने को यहाँ पे आंसर बने, मतलब दो इसके इफेक्ट होंगे। तो सबसे पहला वो गुड्स जो था उसके ऊपर
5 लाख 6 लाख नहीं 5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा इंटरस्टेट वाला। फिर वो जो कुछ ईसीओ वाला ट्रांज़ैक्शन था लोकल डिलीवरी वाला, उसपे हम ही लोग एफसीएम में टैक्स पे करेंगे तो इंट्रा हो गया। स्टॉक ट्रांसफर किया था अपनी यूनिट पे भी, उसपे भी इंट्रा का टैक्स लगेगा। और वो कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल यूनिट का राजस्थान में जो था उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा। तो टोटल यहाँ पे जो भी अमाउंट बनेगा ये मैंने लिखा इधर है 171। तो ग्रॉस लायबिलिटी बनती है 171, 171 एंड 108 की। आईटीसी एक तो वो 15 लाख रुपए पे मिल जाएगा, बीएक्सटी 50,000 माइनस करने की जरूरत नहीं है, वो 15 लाख रुपए के ऊपर आईजीएसटी मिल जाएगा। और 75,000 का वो जो रेंटिंग जो राजन से लिया था उस पे इनवर्ड पे हम ही लोग को आरसीएम में आरसीएम में पे करेंगे, लेकिन उसका आईटीसी भी मिलता है। तो आईटीसी एक 75,000 के ऊपर मिला इंट्रा वाला। टोटल आईटीसी 181 750 आया। और यहाँ पे अपने पास में 6750, मतलब ये ओपनिंग मिला करके सीजीएसटी में 181 750, एस में 6750 और आई के अंदर 270। जब नेट एडजस्ट किया तो 270 पहले मैंने आई के सामने, फिर एस के सामने यूज करके, फिर सी का क्रेडिट यूज किया और फिर एस का क्रेडिट यूज किया। नेट कैश के अंदर दिख रहा है 2250, लेकिन आरसीएम की लायबिलिटी कैश में पे करने की, तो वो भी ऐड कर दिया। फाइनल आंसर आपका बनेगा जो जीएसटी पेएबल नेट इन कैश है, सीजीएसटी पे करना है 6750 और एसजीएसटी पे करना है 9000 और आईजीएसटी नील है। इतना आईटीसी का बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो सीजीएसटी का, ठीक है। तो ये पहला वाला जो 10 मार्क का सवाल था उसका आंसर हुआ। दूसरा वाला इन्होंने बहुत ही बढ़िया एक बार सिक्सर मार दिया, इन्होंने रूल 86 बी वाला प्रोविजन पूछा। रूल 86 बी में अगर आपका कोई भी मंथ में टैक्सेबल वैल्यू का सप्लाई अगर 50 लाख के ऊपर चल जाता है तो आपको 86 बी बोलता है कि एटलीस्ट 1% आपको अपनी लाइबिलिटी का वो आपको कैश लेजर से ही देना पड़ेगा। तो 53 लाख रुपीस की मेरी लाइफ मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई है, उसमें से इनवर्ड का वैल्यू ऑफ सप्लाई मेरा 48 लाख का है। मेरे पास ऑलरेडी आईटीसी पड़ी हुई है 1 लाख बाकी से। अब मैं देख रहा हूँ कि रूल 86 बी का एक्सेप्शन मिलता है कि नहीं, क्योंकि जब एक्सेप्शन में आ जाओगे तो आपको 1% का भी टेंशन नहीं है, आप पूरा आईटीसी से दे सकते हो। लेकिन एक्सेप्शन का प्रोविजन बोलता है कि लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा का इनकम टैक्स पे किया है, एक साल में 90, दूसरे में 120, यहाँ पे ये वाला एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। दूसरा एक्सेप्शन बोलता है कि अगर आपने रिफंड में 1 लाख से ज्यादा का रिफंड लिया हो इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमने जो रिफंड लिया हुआ है वो ये वाला है, वो 24-25 है, वहाँ पे 83,000 है। तो यहाँ पे 1,05,000 का मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस लास्ट ईयर का देखना है जो कि 83,000 है, तो ये वाला एक्सेप्शन भी मेरे को नहीं मिलेगा। उसके बाद में अगर क्यूमुलेटिवली आपने पिछले मतलब साल अप्रैल से लेकर के अब तक, इनफैक्ट अभी वाला मंथ की लायबिलिटी भी जोड़ देना, अभी वाले पूरे मंथ की लायबिलिटी आप जोड़ दो और इसके ऊपर आप देखो कि आपने अब तक कैश में कितना पे किया है। तो देखो अप्रैल में मेरे को जो मेरी लायबिलिटी थी आउटवर्ड की लायबिलिटी जीएसटी पेबल वो 360, मई में 320 और जून में 420। जुलाई में क्वेश्चन ने बताया कि 53 लाख की लाइबिलिटी है, उस पे 18% लगा के देखा तो 9,54,000 की लाइबिलिटी आ गई। तो मैं बोलूँ अप्रैल से लेके जुलाई तक की जो टोटल लाइबिलिटी बनती है वो 20,54,000। उसमें मेरे पास में आईटीसी और सॉरी उसमें मैंने ऑलरेडी कैश में कितना पे किया है, आरसीएम की लाइबिलिटी आरसीएम जो कैश में पे किया वो हट गई। तो 5,500 में से 1000 माइनस करके 4,000 कैश में पे किया है। यहाँ पे 5,000 में से 500 माइनस करके 4,500 कैश में पे किया और यहाँ पे चल टोटल 13,000 मैंने कैश में पे किया हुआ है। और मेरी जो अब तक की क्यूमुलेटिव लायबिलिटी इंक्लूडिंग जुलाई की जो है वो 20,54,000 है। तो 13,000 डिवाइड बाय 20,54,000 इंटू 100 मुझे पता चलता है मैं सिर्फ 0.63% मैंने कैश लेजर से पे किया हुआ है, विच इज लेस देन 1%। तो वो क्यूमुलेटिवली अगर 1% से ज्यादा कैश में पे किया तो बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। तो कोई भी बेनिफिट नहीं है, मतलब रूल 86 बी का एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा। एक्सेप्शन बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल। ऐसे केस में आपको जो भी आउटवर्ड लाइबिलिटी है, जैसे 53 लाख का 18%, ये 9,54,000, इसका एटलीस्ट 1% किस में देना चाहिए, कैश में, और रिमेनिंग किस में दे सकते हो, आईटीसी में। सर टोटल आईटीसी कितना है अपने पास, 48 लाख का 18% का आईटीसी है प्लस 1,12,500 का ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस था। तो मेरे पास में 9,76,500 का आईटीसी है, जबकि मेरी लाइबिलिटी से ज्यादा ही है। मैं चाहूँ तो पूरा कैश लेजर से पे कर पूरा आईटीसी से दे सकता हूँ, लेकिन ना, मेरे को रूल 86 भी बोलता है कि एटलीस्ट 1% कैश में देना पड़ेगा। तो सवाल ये था कि कितना कैश में पे करना पड़ेगा, मिनिमम टू मिनिमम 9540। बाकी रिमेनिंग किससे दे सकते हैं, आईटीसी 9,44,460 हम लोग आईटीसी से दे सकते हैं, ठीक है। ये पूरा यहाँ पे हुआ। कैलकुलेट द मैक्सिमम आईटीसी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड। मैक्सिमम आईटीसी जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो 9,44,650। तो ये जो इन्होंने सवाल पूछा इसका आंसर मैक्सिमम आईटीसी दैट कैन बी यूटिलाइज्ड वो ये रहा 9,54,000
वगैरह वगैरह 460। और फिर नेट जीएसटी टू बी पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तो जो मेरे को नेट जीएसटी जो पे करने का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, वो मुझको एटलीस्ट 1%, जो कि मेरा 9540 आएगा, ठीक है, कंसिडरिंग रूल 86 भी। उसके बाद में ये लोग ने आईटीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, अगर मैं इनवर्ड लेता हूँ और इनवर्ड को मैं जेडआरएस के लिए यूज करता हूँ तो मुझे आईटीसी मिल जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरा जो जेडआरएस है वो टैक्सेबल है कि एग्जेम्प्ट है। जान पूछ के यहाँ पे सीरियल नंबर 1 वाली चीज को यहाँ पे बोला कि सीरियल नंबर 1 वाला जो आइटम है, ऑल द अबव इनवर्ड्स आर एक्सेप्ट सीरियल नंबर 1 इज यूज फॉर टैक्सेबल, लेकिन सीरियल नंबर 1 इज यूज फॉर एग्जाम, फर्क नहीं पड़ता है। जेडआरएस कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप इनवर्ड को जेडआरएस के लिए यूज कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। आपने जो जेडआरएस में सप्लाई किया वो टैक्सेबल है या एग्जाम है, आपने जेडआरएस के लिए यूज किया है और बाद में जेडआरएस कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो पहले वाले केस में आईटीसी मिल जाएगा। दूसरे केस में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिलता नहीं है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के लिए यूज करेंगे तो मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन बोलती है कि उसका जो फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट है वो भी प्लांट एंड मशीनरी है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस अगर प्लांट एंड मशीनरी के लिए लिया तो आईटीसी मिल जाएगा 10,250। इसके बाद में कुछ मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है जिसका अमाउंट 4 लाख लिखा, लेकिन बाद में बताया कि यहाँ पे इन्होंने जो है 40,000 का मेरे को बोल रहे हैं कि कुछ अमाउंट है 40,000 का। उस 40,000 का जो मतलब जीएसटी का अमाउंट है, वो सामने वाले ने अपना इनवॉइस जीएसटीआर 1 अपलोड किया, उसने 15 मार्च का हम लोग का इनवॉइस था। अब इनवॉइस लास्ट ईयर का है और उसकी जो अपलोड किया है वो 27 अक्टूबर 2025। तो ये एक पिछले फाइनेंशियल ईयर में चले जा रहा है। इसका आईटीसी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में मतलब 31 मार्च तक ले लेते हैं। अगर उसके भी नहीं लिया तो साल खत्म होने के बाद में 30 नवंबर और एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि उसने अपलोड ही किया 27 तारीख को उसने अपना रिटर्न अपलोड किया और रेसिपेंट को उसके 2B में दिख गया। भाई साहब रेसिपेंट को जब 2B में दिखेगा तब तक देर हो जाएगी, क्योंकि एनुअल रिटर्न ऑलरेडी फाइल हो चुका है कभी तक 25 अक्टूबर। तो 40,000 पे तो आईटीसी मिलने से रहा, लेकिन बाकी 3,60,000 पे मिल जाएगा। उसके अलावा ये न्यू ट्रक जो परचेज किया था, लेकिन डेप्रिसिएशन सब टैक्स मिला करके ले लिया, जीएसटी कंपोनेंट पे डेप्रिसिएशन ले लिया तो आईटीसी नहीं मिलेगा। लास्टली कुछ 3 इंडिपेंडेंट ऑर्डर है, मतलब 3 ऑर्डर है, मतलब 3 इनवॉइस अलग-अलग है, जिसमें से 2 ऑर्डर के गुड्स डिलीवर हो गए और 1 ऑर्डर का कुछ 50% ही आया है। तो उस 1 ऑर्डर पे नहीं मिलेगा, बाकी 2 ऑर्डर पे मिल जाएगा। ये 1 लाख ईच का है ना, तो एक वाले को हटा दो, अब 1 लाख ईच तो 2 ऑर्डर पे मिल जाएगा, मतलब 2 लाख मिल जाएगा। तो टोटल आईटीसी बनेगा 6,50,250, ठीक है? ये पूरा डेटा यहाँ पे खत्म हुआ। इसके अलावा प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन बहुत बढ़िया प्रोविजन था। यहाँ पे पहला वाला टीटो दैट इज ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, फिर इंश्योरेंस सर्विस, फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर भी इसमें आता है। तो ये रवि कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, बी2सी का ट्रांजेक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में जहाँ से पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस दैट इज जहाँ से पैसेंजर को उठाना। अब इसने क्या किया, कंसोलिडेट पेमेंट करके राउंड ट्रिप बुक किया है। फर्क नहीं पड़ता है, प्रोविजन बोलता है रिटर्न को सेपरेट, रिटर्न जर्नी को सेपरेट मानना पड़ेगा। तो जब ये दिल्ली से जयपुर जा रहा है उसका आंसर होगा दिल्ली, और जब रिटर्न आ रहा है जयपुर से दिल्ली आ रहा है तो इसका आंसर होगा जयपुर। तो फॉरवर्ड जर्नी के लिए दिल्ली, रिटर्न जर्नी के लिए जयपुर। उसके बाद रवि ने जब टिकट बुक करी तो उसने एक कंसेशनल टिकट का सिस्टम ले लिया जहाँ पे वो फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है बिटवीन 2 डोमेस्टिक लोकेशंस, और वो बाद में फ्यूचर में यूज कर सकता है। फ्यूचर में यूज कर सकता है तो इसको बोलते हैं राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज। एज गुड एज आपने पास बना लिया है, और वो वाले केस में आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए डिफॉल्ट रूल रीड करना पड़ेगा। डिफॉल्ट रूल के अंदर बी2बी का आंसर अलग है, बी2सी का अलग है, लेकिन बी2सी के केस में वाइब ऐसे बोलते हैं। मतलब पहला प्रेफरेंस में हमेशा चेक करना लोकेशन ऑफ रेसिपेंट, और अगर वो नहीं मिल रहा है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। लेकिन रवि तो अनरजिस्टर्ड है, तो बी2सी वाले एंगल से देखेंगे, और अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो कोशिश करेंगे एलओआर, लेकिन रवि का अनरजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन मुंबई का है, ये हमको। तो ऐसे केस में हम लोग मुंबई महाराष्ट्र आंसर ले सकते हैं, अज्यूम सप्लायर के रिकॉर्ड में एड्रेस लिखा। उसके बाद में कोई जर्नी पे था तो दिल्ली टू जर्नी वाली में रवि ने कुछ पैसे दे करके मूवी देखने की, वो मूवी देखा उसने फ्लाइट में। फ्लाइट में अगर मूवी देख रहे हो तो सर्विस ऑन बोर्ड ऑफ कन्वेंस है, और आंसर होगा फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। क्योंकि फ्लाइट इसकी जयपुर से दिल्ली है तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर इज जयपुर, आंसर विल बी जयपुर, ठीक है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ फ्लाइट बता दिया। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन था यहाँ पे टीडीएस वाला। टीडीएस के केस में एक प्रोविजन आप ध्यान देना कि जो अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, अगर वो 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो ही आपको एग्जैक्ट होगा, तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो ही होगा। अब 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है तो ऐसे केस में आप पहले वाले केस में देखोगे, अच्छा इन इट शुड बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तो क्वेश्चन के आगे जाकर के इन्होंने बोला ऑल अमाउंट्स आर एक्सक्लूडिंग, तो टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एक्सक्लूडिंग करके बोला हुआ है। अब इधर रजिस्टर्ड पीएसयू रजिस्टर्ड अंडर रायपुर,
तो देखो पीएसयू वाले केस में ना यहाँ पे मैंने अब भी नोटिस किया, मैंने भी घाई गड़बड़ी में सॉल्व कर लिया। जब पीएसयू के साथ ट्रांजैक्शन करता है, रजिस्टर्ड पीएसयू है, तो ऐसे केस में नहीं लगेगा। तो मैं बोलूँ ये वाले केस में भी टीडीएस नहीं लगेगा, तो इसको आप हटा दीजिएगा। मैंने अभी कैलकुलेशन से उसको हटा देता हूँ 380, क्योंकि जब पीएसयू के साथ ट्रांजैक्शन करता है तो उस केस में टीडीएस लगाने की जरूरत नहीं होती। तो पहले वाले केस में तो अमाउंट 2.5 लाख से नीचे है तो उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। दूसरे केस में अरुण एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर है रजिस्टर्ड इन हिमाचल फॉर मैन सप्लाई ऑफ मैन पावर, ये सब कुछ टैक्सेबल होता है। 2,60,000 के इसमें आप देखोगे 2,60,000 का 2.5 लाख के ऊपर है, और क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश है और हम लोग भी हिमाचल प्रदेश है, तो ये ट्रांजेक्शन इंट्रा है, इस पे 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी थर्ड वाले अमाउंट पे लगेगा नहीं। जैन एंड सन्स जो कि पंजाब में रजिस्टर्ड है, इन्होंने अब आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के एंगल पे भी यहाँ पे प्रोविजन ठोक दिया। कुछ सर्विस दी थी इन रिस्पेक्ट ऑफ राइट टू यूज स्पेस ऑन द होर्डिंग्स विच इज माउंटेड इन द ग्राउंड। तो होर्डिंग्स यहाँ पे फिक्स है, होर्डिंग्स को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह मानते हैं, तो होर्डिंग जहाँ पे लगी हुई है उसी को वही हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो वहाँ होर्डिंग लगी हुई है हिमाचल प्रदेश, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी हिमाचल। अब सप्लायर भी हिमाचल, प्लेस ऑफ सप्लाई भी हिमाचल, तो ट्रांजेक्शन इंटर हो जाएगा। जो टीडीएस लगेगा 1%, और दूसरे केस में होर्डिंग चंडीगढ़ में लगाई हुई है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहाँ पे वो होर्डिंग लगी हुई है, दैट इज चंडीगढ़। सप्लायर है हिमाचल में और प्लेस ऑफ सप्लाई चंडीगढ़ है, इंटर स्टेट है, इस पे आईजीएसटी लगेगा। तो मैं बोलूँ पहले वाले केस को और दूसरे वाले केस को सब कुछ मिला जुला के आपका जो फाइनल वाला यहाँ पे जो आंसर बनेगा, दिस शुड बी 6,600, सॉरी ओनली 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से आपका ये आंसर बना तीसरा वाला। ओके, तो 6,600 सीजीएसटी एसजीएसटी एंड आईजीएसटी का लगेगा 6,000। फर्स्ट और थर्ड वाले केस में नहीं लगेगा, फर्स्ट वाले केस में क्योंकि 2.5 लाख से कम है, और तीसरे वाले केस में क्योंकि पीएसयू टू पीएसयू के केस में टीडीएस वगैरह कट करने की जरूरत नहीं होती। तो ये पूरा डेटा यहाँ पे था। रेट ऑफ जीएसटी ऑन गुड्स वगैरह वगैरह इन्होंने बताया कि रेट ऑफ जीएसटी से क्या होता है, लेकिन मुझे तो रेट ऑफ जीएसटी से फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे तो टीडीएस कंप्यूट करना है, ठीक है ना। तो टीडीएस का रेट होता है आईजीएसटी के लिए 2% और सी और एस के लिए 1-1। अब ये उन्होंने बोला है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आगे, कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कोई व्यक्ति तो उसको कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होंगे रूल 56 के हिसाब से। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 मार्क का क्वेश्चन सीधा समय डायरेक्ट मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरा प्रोविजन बोलता है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, और उनका और दूसरे वाले जो होते हैं वो नॉर्मल वाले एक्शनेबल क्लेम्स। तो देखो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं, उनको डेफिनेशन के तौर पे ये तीन लाइन का ही डेटा यहाँ पे, वो लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, फिर हॉर्स रेसिंग, मनी, ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह वगैरह, इन पे रेट लगता है 50% का। और अगर एक्शनेबल क्लेम्स है तो वो सप्लाई ही नहीं है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है तो वो सप्लाई माने जाएंगे, एंड इनफैक्ट वो होंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। इतना सा ही बोलना था, ये शेड्यूल 3 का रेफरेंस लगा करके बताना था, ये था 8 का आंसर। उसके बाद में सेक्शन 31 में इन्होंने टैक्स इनवॉइस के बारे में बताया और बोला कि टैक्स इनवॉइस के अंदर रिवाइज टैक्स इनवॉइस भी होता है। तो बताओ ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बारे में, डिस्क्राइब द कंडीशन इन विच रिवाइज टैक्स इनवॉइस कैन बी इशूड। और दूसरी बात, अगर रिवाइज टैक्स इनवॉइस की जगह पे हमको इशू करना है कंसोलिडेटेड रिवाइज टैक्स इनवॉइस, CRTI, तो फिर वो टैक्सेबल सप्लाईज के लिए जब अनरजिस्टर्ड को कर रहे हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक रिवाइज टैक्स इनवॉइस है और दूसरा ये रहा CRTI। ये आपको B2C के केस में बनाने को मिलता है। तो अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द एप्लीकेबिलिटी, तो ये उसी कंडीशंस पूछ रहे थे ये वाला, और फोर्थ वाला पूछ रहे थे आपको CRTI। पूरा भी लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और इस तरीके से आपका अब लास्ट क्वेश्चन आता है, ये भी एक अमेंडमेंट के ऊपर पूछा गया है। यहाँ पे आपको अमेंडमेंट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो कौन से लोग हैं जिनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, तो बता दो। और दूसरी बात, एनुअल रिटर्न फाइल करने की क्या ड्यू डेट है, तो ड्यू डेट तो साल खत्म होने के बाद में 31 दिसंबर है। और किस किस को नहीं फाइल करना होता, वो ये सारे लोग हैं, जिसमें वो लास्ट में ये पॉइंट ऐड हुआ था एज एन अमेंडमेंट, कि अगर अप टू 2 करोड़ का आपका टर्नओवर है ना फाइनेंशियल ईयर, तो उस साल के लिए एग्रीगेट एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पूरा यहाँ पे पेपर डिस्कस हो गया आईडीटी वाला। बस इसके अंदर आपको कितना मिल जाएगा या जो भी है इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ग्रुप 2 पेपर्स। इतना ही था आज के लिए, थैंक्स सो मच।